नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी सर्कल विद राहुल चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा अध्ययन होने वाला है जो सामाजिक विज्ञान है, उसकी भूगोल का जो प्रथम पार्ट है, चैप्टर है, उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको उन्हीं के बारे में आज आपको अध्ययन करना है, जिस पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज हम संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्या है संसाधन और क्या होता है विकास। संसाधन एवं विकास, तो देखिए आपका इसमें पहला प्रश्न है संसाधन और जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं। यानी यह पूछ रहा है कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। यानी इसका मतलब कि आपको जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन को दो टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? तो जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं तथा इनमें जीव पाया जाता है। तो जो जैव संसाधन है वह जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीव पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे में आप देख लीजिए कि मनुष्य हो गया, फिर जीव जंतु हो गए एवं वनस्पतियाँ हो गई, तो ये जैव संसाधन हो जाएंगे। आइए अब अजैव संसाधन देखते हैं। देखिए अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन होते हैं वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप देखिए निर्जीव वस्तुओं से संसाधन का मतलब हो गया कि जो कोई लकड़ी हो गई, लकड़ी से कोई एक संसाधन बन गया तो वह निर्जीव हुआ ना, तो निर्जीव वस्तुओं से संसाधन ही अजैव संसाधन कहलाता है। यानी जिसमें जीव ना पाया जाता हो ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। सिंपल। तो इसका उदाहरण है शैल और खनिज पदार्थ। आप देखिए रहे हैं शैल और खनिज पदार्थ, ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है पूछा है। देखिए काली मिट्टी किन दो राज्यों में पाई जाती है? इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए आपका प्रश्न पूछ रहा है कि काली मिट्टी होती है वह किन दो राज्यों में पाई जाती है और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी एक प्रश्न में आपके दो प्रश्न आ गए। ठीक है, काली मिट्टी किन दो राज्यों में पाई जाती है आपको ये भी बताना है, और काली मिट्टी जो है इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहले तो आपको काली मिट्टी के दो राज्यों में जो दो राज्यों में पाई जाती है उसका उन दो राज्यों का नाम लिखना है। इसलिए पहले आप हेडिंग डाल लेंगे काली मिट्टी, पॉइंट 1 में लिखेंगे मध्य प्रदेश तथा पॉइंट 2 में लिखेंगे गुजरात राज्यों में पाई जाती है। या सिर्फ आप गुजरात लिखकर थोड़ा सा डैश देकर जगह देकर आप लिख देंगे राज्यों में पाई जाती है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका अगला जो पूछ रहा था कि मतलब इस पर कौन सी मुख्य रूप से काली मिट्टी है उस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो काली मिट्टी है उस पर इस पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। यानी जो काली मिट्टी होती है उस पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है, या कह लीजिए कपास की खेती होती ही है सिर्फ उस पर। अगला प्रश्न है आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? यानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण होता कैसे है वही आपको बताना है इसमें। तो आइए बताते हैं, देखते चलिए। देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मैदानी क्षेत्र में नदियों द्वारा बाढ़ के जल से एकत्र काप मिट्टी के कारण होता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी कह लीजिए या काप मिट्टी कह लीजिए या कटी हुई जो मिट्टियाँ पानी में घुलकर आती हैं, जल में घुलकर आती है उसे काप मिट्टी कहते हैं। तो जो काप मिट्टी के कारण होता है यह मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक फिर से आप एक बार समझ लीजिए। जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण यह बता रहा है कि उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जो मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा बाढ़ के जल से एकत्र काप मिट्टी के कारण होता है। मतलब जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो नदियों द्वारा बाढ़ का पानी ये जल आया है उसमें उस जल में जो जल आया है उससे जो काप मिट्टी एकत्र हुई है उसके कारण होता है या जलोढ़ मिट्टी। ठीक, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न है
संसाधन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए संसाधन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। यानी इसमें तो आपके दो, इसमें भी आपके दो प्रश्न हो गए। संसाधन है क्या, ये भी आपको बताना है, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्णन भी करना है। तो आइए देखते हैं इसका वर्णन कैसे किया जाता है। देखिए इसका उत्तर है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी जो मनुष्य की आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए जो बार बार प्रयुक्त होने वाले संभाव्य पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। यानी जो बार बार प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में आते हैं संभाव्य पदार्थ, वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक, तो संसाधन तो हो गया आपका कि संसाधन क्या है यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में आप जान लीजिए। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैविक तथा अजैविक दो प्रकार के होते हैं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर इसके दो संसाधन भी हो गए। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यानी यह पूछ रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो मृदा अपरदन होता है उनके रोकथाम के लिए, ठीक, उन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, वही आपको बताना है। देखिए क्या है इसका उत्तर। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। ठीक है, जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें मृदा अपरदन जो हो रही है उसके रोकथाम के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए या जो उपाय हैं वह निम्नलिखित हैं। तो वो देखिए वो क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या है। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कि पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। यानी जो पहाड़ी ढालें होती हैं, जो मतलब जो स्लोपिंग टाइप होता है ना, उसे ढालें कहते हैं। तो जो पहाड़ी ढालें होती हैं उस पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। यानी स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी होती है वैसे खेत बनाने चाहिए। ठीक, अगला आपका पॉइंट हो जाएगा कि पहाड़ी ढालों में वृक्षारोपण तथा घास रोपण होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि जो पहाड़ी ढालें होती हैं उनमें वृक्षारोपण और घास का रोपण दोनों होना चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका कि खेतों में समोच्च जुताई की जाए। यानी खेतों में जो है वो समोच्च यानी उच्च समय पर जुताई की जाए उसकी। ठीक है, फिर आपका फोर्थ पॉइंट है पहाड़ों पर खेती करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो पहाड़ों पर खेती की जाती है उसमें उस खेती को करने के लिए जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे मृदा अपरदन के क्या कारण है या भूक्षरण। देखिए भूक्षरण यानी भूमि का क्षरण, यानी आप मृदा अपरदन कह लीजिए या भूक्षरण कह लीजिए। भूक्षरण मतलब होता है भूमि का क्षरण। तो मृदा अपरदन के क्या कारण है या आपका प्रश्न पूछ सकता है भूक्षरण के कारण लिखिए या भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए मृदा अपरदन के कारण बताना है, आपको कारण पूछा है इसलिए आप पहले तो हेडिंग लिख लेंगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें कुछ पॉइंट्स करके नोट करने हैं, इसलिए आप पहले हेडिंग लिख लेंगे मृदा अपरदन के कारण। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर है मृदा अपरदन या भूमि क्षरण के निम्नलिखित कारण है। यानी जो मृदा अपरदन है, आप मृदा अपरदन कर लीजिए या भूमि क्षरण कर लीजिए, इसके जो निम्नलिखित मतलब इसके जो कारण है वह निम्नलिखित हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखना है, तो इसलिए अगर निम्नलिखित लिखा है तो आप समझ जाइए कि पॉइंट वाइज पॉइंट करके ही लिखना है या लिखा होगा या लिखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि खेतों को जोतकर परता छोड़ देना। यानी परता का मतलब होता है कि उसमें खेतों को जो मतलब देखिए आपके पास कोई खेत है, मतलब आपके पास एक खेत है तो आप उसमें हल चला रहे हैं, उसकी जुताई कर रहे हैं और उसको जोत देने के बाद उसमें कोई बीज ना बो रहे हैं, जैसे गेहूं की फसल ना बोएं, मतलब कोई फसल बोएं ही ना, सिर्फ उसकी जुताई करके छोड़ दें, तो वो भी एक मृदा अपरदन का कारण में आ जाएगा।
तो इसलिए ये हो गया। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड वाला, खेतों में पशुओं को बेरोक चराना, यानी जो खेत हैं, खेतों में पशुओं को बेरोक यानी बिना किसी रोक टोक के चराना भी मृदा अपरदन के कारण के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका खेतों की मेड़बंदी ना करना, यानी जो खेत हैं उनकी मेड़बंदी ना करना। देखिए खेतों की मेड़बंदी ना करने से यह होता है कि जो उसकी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो खेतों की उपजाऊ मिट्टी होती है वह बह जाती है। तो जब उपजाऊ मिट्टी ही बह जाएगी तो आपके खेत उपजाऊ कैसे रह जाएंगे, तो आपकी जिससे आपकी फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी एक मृदा अपरदन के अंतर्गत कारण आ गया। ठीक है, आपका फोर्थ टॉपिक है, मतलब चौथा आपका पॉइंट है खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था ना करना। जो खेत में जल निकास की व्यवस्था है उसको उचित ढंग से ना करना। जैसे अब आपको सिंचाई, मान लीजिए गेहूँ में सिंचाई करनी है, आपको 1 घंटे का समय लगता है, तो आप 2 घंटे के समय में उसकी सिंचाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी आप उसको दोगुना जल दे रहे हैं। तो अब उसमें जल अधिक होने के कारण अगर आप उस जल का निकास नहीं करेंगे तो आपकी फसल खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए ये भी एक मृदा अपरदन के अंतर्गत कारण आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देखिए मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए, यानी जो मृदा अपरदन के नियंत्रण है उस पर सुझाव देना है। या आप प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा अपरदन पर टिप्पणी लिखिए, या उन नियंत्रण के पर टिप्पणी लिखिए, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे उस पर रोकथाम किया जा सकता है, यही सब आपसे पूछेगा। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तो सब सॉल्व। ठीक है, आइए उत्तर देखते हैं इसका। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। देखिए जो मृदा अपरदन की रोकने के उपाय हैं या रोकथाम के उपाय हैं, उस पर जो है वह निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। देखिए इसके क्या उपाय सुझाए गए हैं। देखिए पहला है जल प्रवाह तथा पवन संचार को कम करने के लिए रक्षक हरित पट्टियाँ बनाई जाएं, यानी जो जल प्रवाह है और पवन संचार है उसको कम करने के लिए रक्षक हरी पट्टियाँ बनाई जाएं। ठीक, दूसरा है खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाए, यानी जो खेत हैं उनकी मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं। पशुचारण पर रोक लगाई जाए, यानी जो पशुओं का अनियंत्रित चराना है, पशुचारण है, उस पर रोक लगाया जाए। ठीक है, चौथा है आपका ढाल वाली भूमि की समोच्च जुताई की जाए, यानी जो ढाल वाली भूमि है उसकी समोच्च यानी एक तरह से अच्छे से जुताई की जाए। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट है आपका कि ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। देखिए सीढ़ीदार मतलब क्या होता है कि जो आप सीढ़ी तो जानते ही होंगे कि सीढ़ी क्या होती है या जीना क्या होता है, मतलब उस पर जो स्लोपिंग रहता है उस पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। तो ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। ठीक, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। भारत के जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। देखिए जो भारत की जलोढ़ मिट्टी है उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, जो भारत की, देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपका जो भारत की जलोढ़ मिट्टी है उसकी विशेषताएं लिखना है। तो इसमें भी आपको आपको पॉइंट्स करके लिखने पड़ेंगे। तो देखिए इसका उत्तर है जलोढ़ या काप मिट्टी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, जलोढ़ या काप, देखिए जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ दे दिया गया है कि जलोढ़ या काप मिट्टी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए पहला है जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है या काप मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में देखिए दूसरा है आपका इस मिट्टी में, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है उस जलोढ़ मिट्टी में या उस काप मिट्टी में चूना, पोटास तथा फास्फोरिक अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें चूना, पोटास और फास्फोरिक अम्ल की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए तीसरा है आपका काप के लावा से बनी होने के कारण, मतलब जो काप है वह लावा से बना होता है, उसके कारण जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक, चौथा है आपका शुष्क भागों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी में क्षारीय
अंश अधिक होता है, यानी जो शुष्क भागों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें क्षारीय अंश बहुत अधिक होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।